हेलो दोस्तों। तो उम्मीद कर रही हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। एक एक करके संकट की घड़ी कट जा रही है ना। अब सीधा अगला पेपर है 21 तारीख को केमिस्ट्री का। अगर 16 से भी पढ़ने बैठोगे तो 20 तक तो पूरा सिलेबस निपटा लोगे केमिस्ट्री का, है ना। अब आ गए बायो और मैथ्स वाले सेम पेज में, है ना। चलो फिर अब थोड़ी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करेंगे और क्या करेंगे। चलो फिर देख लेते हैं एक बार। अब अगर डिस्कस करें कि अगर 16 से भी पढ़ने बैठे तो कैसे करोगे, तो 16, 17, 18, 19 4 दिन में कैसे पूरा केमिस्ट्री कवर करोगे, है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर। कौन कौन से हो गए? विद्युत रसायन हो गया, उपसहसंयोजक यौगिक और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं और इन्हें पढ़ना भी थोड़ा टफ पड़ता है, तो इन्हें सबसे पहले निपटा लेना। और ऐसा नहीं कि इजी चैप्टर्स को भूल गए, इजी चैप्टर्स को भी पढ़ना लेकिन थोड़ा देर से। फिर अब इनको अगर पढ़ लिया तो अब ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ना है, अपने दिमाग में एक मैप लेकर चलना है, माइंड मैप लेकर चलना है कि किसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री 3 भागों में बांटी, ठीक है। कौन सी? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम मुझे ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा डर लगता है, कोई बोलेगा मैम मुझे इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पसंद, कोई बोलेगा कि मैम मुझे फिजिकल बिल्कुल नहीं पसंद, भौतिक रसायन से तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। एक एक को टैकल करने का तरीका है हमारे पास, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नाम अभिक्रियाएं। तो नेम रिएक्शंस पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अगर हम फिजिकल में थोड़ा आ जाए तो रासायनिक बल गतिकी के जो ग्राफ है, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफ हो गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का ग्राफ हो गया, अर्हीनियस समीकरण का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विद्युत रसायन के जो फॉर्मूला हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं तो जितने भी तत्वों के गुण होते हैं वो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने माइंड में एक मैप लेके चलो कि इन इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर आ जाती है कि अगर इनको पढ़ा तो भूल ना जाए, तो इसके लिए होता है फ्लैश कार्ड्स। अब फ्लैश कार्ड्स बनाकर लिया कि मतलब जो आपकी नेम रिएक्शन है इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है लिख लिख कर, ठीक है। तो अगर आपने रिएक्शंस को लिख लिया तो बाद में उन्हें आप पेपर देने जाने से पहले रिवाइज कर सकते हो कि अगर आपने इन 4 दिनों में इन्हें पढ़ा भी और आपको लग रहा है कि लास्ट डे आप भूल सकते हो, तो आप उन्हें एक बार 20 तारीख को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अब फ्लैश कार्ड्स किन किन चीजों के बनाना, किन किन चीजों के? तो जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। फिर भौतिक रसायन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, अब विद्युत रसायन में आप ढेरों फॉर्मूला पढ़ते हो, कितनी सारी समीकरण पढ़ते हो, अर्हीनियस समीकरण हो गया, फिर फैराडे के नियम हो गए तो उनके फॉर्मूला पढ़ लिए। तो इन सबको एक बार लिख कर रख लो। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ लो, जितनी भी आपकी नेम रिएक्शंस है उनको लिख कर रख लो। और क्या? फिर जितने भी आपके इनऑर्गेनिक में तत्वों के गुण हैं, ये जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख कर रख लो ताकि आप लास्ट में जाते समय रिवाइज कर सको, ठीक है। अब आ जाती है कि इन 4 दिनों में हमने पढ़ तो पूरा लिया, पूरा सिलेबस कवर तो कर लिया। अब आ गए कि 20 तारीख को क्या करें। मैम पढ़ लिया पूरा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 4 दिन सफिशियंट होते हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। फिर आ जाता है 20 तारीख। अब एग्जाम के एक दिन पहले जो डर का माहौल होता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों में, वो ही सब चीजें बिगाड़ देता है। तो मैं चाहूंगी कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है ना, क्योंकि बच्चे स्ट्रेस में अक्सर गलतियां कर देते हैं। डर से हमेशा चीजें बिगड़ती हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। पढ़ाई हमने पूरी की है, 18 डेज चैलेंज में हमने सारे वन शॉट से पढ़ाई की है और साल भर भी तो इतना पढ़ा है, तो मेहनत तो की है। अब परिणाम की बारी है, तो उसके लिए अब क्योंकि 20 तारीख को एक दिन में हम पहाड़ नहीं उखाड़ेंगे, तो हमें क्या करना है, अब सिर्फ रिवीजन करना है। तो सिर्फ रिवीजन करना है और क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लो, जो जो टॉपिक्स हार्ड लग रहे हैं उनको एक बार देख लो, ठीक है। फिर अरे विहान के जो मॉक टेस्ट है तो एक दो मॉक टेस्ट लगा लिए, ठीक है। अरे विहान में आकर एक दो मॉक टेस्ट लगा लो। और क्या कर सकते हो 20 तारीख को, तो 20 तारीख को अब थोड़ा पढ़ाई से ध्यान हटाकर जो भी है अपने माइंड को रिलैक्स करो, टाइम से सोना है, पूरी नींद लेनी है, ताकि अगले दिन फ्रेश माइंड से उठकर टाइम से एग्जाम हॉल में पहुंच पाओ, आधा घंटा पहले एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में भी कुछ चीजें ध्यान देने की होती हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम हॉल में ध्यान देने की है वो देख लो एक बार। तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल की बात करें तो एग्जाम में पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है,
आपका प्रवेश पत्र। तो कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं वो है आपका प्रवेश पत्र। फिर परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो पेन, पेंसिल, स्केल, ये सारी चीजें ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है। फिर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको बाहर छोड़ देना। मोबाइल हो गया, घड़ियां हो गई और कैलकुलेटर, इनको गलती से भी अपने साथ मत लेकर चले जाना, नहीं तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और क्या करना है, अब इसके बाद जहां भी आपकी सीट है वहां आसपास देख लेना चारों तरफ कि कोई कागज तो ऐसा तो नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा अनयूजुअल पेपर सा दिख रहा है तो तुरंत क्या करना है, खुद नहीं उठाने लग जाना है। किसको बताओगे, एग्जामिनर को बताओगे कि सर ये मेरा कागज नहीं है और ये पहले से मेरी जगह में है, तो प्लीज आप इसे यहाँ से अलग कर दो। ठीक है। अब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि आपके हाथ में पेपर आया तो क्या क्या चीजें ध्यान देने की हैं। तो उत्तर लिखने से समय क्या क्या चीजें ध्यान दोगे। तो जैसे ही आपके हाथ में पेपर आया सबसे पहले तो सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लो। ठीक है। क्वेश्चंस एक बार रीड करने से आपको पता चल जाता है पेपर से स्टार्ट करने से पहले ही कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे हैं या शायद ना बने। तो इससे क्या होता है कि जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें सबसे पहले कर लो। ठीक है। और जिन क्वेश्चंस में पता है कि दिक्कत जा सकती है उन्हें लास्ट के लिए छोड़ दो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सीधे सीधे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनमें मार्क्स तो मिलेंगे। ठीक है। अब कुछ चीजें जो हमेशा ध्यान रखने की है कि शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है। जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फिर उत्तर साफ सुथरा और टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। और मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपसे प्रॉपर्टीज पूछी है या फैक्टर्स पूछे हैं या फिर डिफरेंस बिटवीन पूछा है तो एकदम पॉइंट वाइज आंसर लिखो। फिर और क्या करोगे, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। आपको क्वेश्चन देख के इतना तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन शायद नहीं भी बन रहा हो तो इतना तो समझ जाते हो कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अगर उस क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर नहीं पता है तो आसपास का कुछ भी रिलेटेड याद आ रहा है तो लिख दो। हो सकता है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है उस समय वो सही हो और आप जो सोच रहे हो उस समय वो ही शायद आंसर हो। तो इसीलिए ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अब मैम ने बोला खाली नहीं छोड़ना है तो इसका मतलब ये नहीं कि गाना लिख कर आ गए। लिख कर आना है, कुछ लिख कर आना है का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख कर आ गए। तो टू द पॉइंट आंसर लिखना है और कुछ नहीं बन रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ तो लिख सकते हो। ठीक है। फिर चित्र केवल पेंसिल से बनाना है और साफ सुथरा बनाना है। ठीक है। लेबलिंग एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और वहां पर रिएक्शन के बारे में पूछा गया है तो रिएक्शन लिखो। ठीक है। अगर वहां पर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो रिएक्शन लिखो। फिर अगर संख्यात्मक आधारित समस्या है, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसमें इकाइयां लिखना बिल्कुल मत भूलना, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। कि अगर आपसे बोला कि रेजिस्टेंस निकालो तो रेजिस्टेंस की यूनिट भी लिख कर आना। वहां पर बहुत स्पेसिफिक मार्किंग होती है, अगर यूनिट नहीं लिखी तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ गलती होती है बच्चों से। मैंने ली है टॉपर की कॉपी। यहाँ पर देखो इस तरह से आपको रिएक्शन लिखनी है। अब बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, बच्चे अक्सर यहाँ पर कैटलिस्ट लिखना भूल जाते हैं या फिर मेन जो आपके रिएजेंट्स के नाम है वो लिखना भूल जाते हैं। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। अब जैसे ये है फिटिक रिएक्शन, अगर फिटिक रिएक्शन में आपने ड्राई ईथर कैटलिस्ट ही नहीं लिखा तो वो रिएक्शन फिटिक रिएक्शन काउंट ही नहीं होगी। तो इसीलिए कैटलिस्ट लिखना बहुत जरूरी है। जहां भी कैटलिस्ट है, जो भी रिएजेंट्स हैं, वो सारे मेंशन करना जरूरी है, उनके नाम मेंशन करना जरूरी है। ठीक है। फिर आ जाते हैं अगर डायग्राम है उस क्वेश्चन में तो डायग्राम को हमेशा पेंसिल से बनाना और एकदम प्रॉपर लेबलिंग करना। ठीक है। प्रॉपर लेबलिंग, साफ सुथरी लेबलिंग। ठीक है। और फिर देख लेते हैं टॉपर की कॉपी की एक झलक। देखो कितनी साफ सुथरी कॉपी है ना। एक एक चीज को एकदम पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है। जहां भी जिस भी चीज की पूछी गई है उसको एकदम हाईलाइट किया गया है। जहां फॉर्मूला है उसको बॉक्स में लिखा है ताकि वो हाईलाइट हो सके। ठीक है। अगर डिफरेंस बिटवीन है तो उनको पॉइंट वाइज लिखा है और बॉक्स में लिखा है ताकि वो एकदम नीट एंड क्लीन और क्लियर दिख सके। ठीक है। तो इस तरह से हमें भी एग्जाम में अपने आंसर लिखने हैं। और जहां भी कहीं भी लगे कि थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो अरे बहन हमेशा आपके एग्जाम के लिए आपकी तैयारी में आपके साथ है। आप हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक में कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।
कि कोई भी डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर कर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए 24/7 आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके साथ हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम की तैयारी को इसी तरह जारी रखो और एक बार फिर से ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्ज़ाम।